हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एग्ज़ाम 2027 की आप तैयारी कर रहे हो। 90 डेज़ में हम किस तरह से सिलेबस को, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हमें दिया हुआ है, बताया है कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, उसी को जहन में रखते हुए मैंने ये 90 डेज़ का प्लान बनाया है। रिटन एग्ज़ाम्स का कंप्लीट मटेरियल, पाकिस्तान हिस्ट्री कंप्लीट मैंने दे दी है, जो कि आपको रिटन एग्ज़ाम में काम आएगी। कंप्लीट दे दी है। चैनल का प्लेलिस्ट क्या होता है वो आप यूट्यूब पर देखो कि प्लेलिस्ट किस तरह से होती है। अलग अलग करके सब लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इसको फॉलो करो, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। आपको इंग्लिश ऐसे चाहिए, प्लेलिस्ट मौजूद है। आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट रिटन एग्जाम्स के लिए चाहिए, प्लेलिस्ट मौजूद है। आपको कंप्लीट इस्लामिक स्टडी की रिटन एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, वो भी मौजूद है। आपको जनरल साइंस, एबिलिटी, 12 सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ने हैं, सारा मटेरियल इस चैनल पर मौजूद है। इस 90 डेज में हम कंप्लीट करेंगे इसी एक वीडियो में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। वीडियो देखें, अपनी प्रॉब्लम्स फिर कमेंट में शेयर करें। कोई भी डिफ़िकल्टी है उसको आसान किया जाएगा कमेंट पे, ठीक है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे, आपके सामने बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारे मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। पहले एक्टिव वॉइस देखेंगे, फिर पैसिव वॉइस, फिर दोनों को मिलाकर लिखेंगे। सबसे पहले देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट देखिए, ये लेक्चर 15 है। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने की किस तरह से होती है, गौर करें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के और एक्टिव वॉइस के वाज और वर होते हैं, आपको पता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाज किसके साथ लगता है, आए, ही, शी, इट के साथ बाय वाज लगता है। वर किसके साथ लगता है, यू, वी, दे के साथ वर लगता है, ठीक है। फॉर्मेशन सेंटेंस बनाने की कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस किस तरह से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, फिर वर्ब के साथ इंफॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ये फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने की, याद रखना, ठीक है। तो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 12 मिनट ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं, वो लेक्चर आप देखें। तो सारा वाज कुकिंग अ फूड, कुछ भी किचन में तैयार कर रही है, पका रही है, खाना पीना सारा। द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, पास्ट में बॉयज लड़के पतंग उड़ा रहे थे। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो पास्ट में कंटिन्यू काम कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वी वर लर्निंग ग्रामर, वो क्या कर रहे थे, हम, वी का मतलब है हम ग्रामर सीख रहे थे पास्ट में, ठीक है। तो अभी पैसिव देखो, इन सेंटेंस की किस तरह से बनती है। पैसिव के सेंटेंस की स्ट्रक्चर सबसे पहले, पैसिव के हेल्पिंग वर्ब देखो किस तरह से कन्वर्ट होंगे। वाज वर होगा, बीइंग का यूज होगा। देखो जब पैसिव करेंगे तो बीइंग का यूज होगा। और कौन सी चेंजिंग आएंगी, नीचे फॉर्मेशन लिखी हुई है, देखो। पैसिव करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के ही आएंगे, वाज वर, फिर सिर्फ बीइंग का यूज होगा। और पैसिव वॉइस में मैंने आपको समझाया है, हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज होती है। उसके बाद बाय का यूज, पैसिव, हर पैसिव के सेंटेंस में बाय का यूज जरूर होगा। जो आपका सब्जेक्ट होता है पहले, वो लास्ट में चला जाता है। ये याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर है। अभी हम इनको चेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ये पैसिव के पॉजिटिव सेंटेंस बने हुए हैं, तो चलो हम अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टुगेदर करते हैं। सारा वाज कुकिंग फूड, सारा फूड को पका रही थी।
स्पीक फास्ट में। अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, आपने स्ट्रक्चर देखी, फूड वाज बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा, बाय सारा। इसी तरीके से चेंज होता है, ख्याल रखना चाहिए। द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, बॉयज काइट उड़ा रहे थे पास्ट में, काइट्स वर फ्लाइंग बीइंग फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, बाय द बॉयज। बॉयज पतंग उड़ा रहे थे, पतंग बॉयज के जरिए उड़ाई जा रही थी। इसी तरीके से ये पते। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था पास्ट में। अ न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रीड बाय हिम, न्यूज़पेपर उसके जरिए पढ़ी जा रही थी। वी वर लर्निंग ग्रामर, हम ग्रामर सीख रहे थे। ग्रामर वर बीइंग लर्नड बाय, अब देखो ये लर्निंग है, ये लर्नड इसकी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। बाय का यूज जरूर होगा और ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। वही का अस होता है इसके लिए। ग्रामर वाज बीइंग लर्नड बाय अस, ग्रामर हमारे ज़रिए सीखी जा रही थी, हम ग्रामर सीख रहे थे। तो चलते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ। पाकिस्तान में हम कहाँ पर पहुँचे थे? तो दोस्तों समझने की बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से हमने शुरू की। एक एक लेक्चर को अलग अलग करके सिलेबस को कवर करेंगे। तो हम बलबन की तरफ पहुंचे हैं, आज बलबन को कंप्लीट करेंगे। फिर खिलजियों की डायनास्टी दिल्ली सल्तनत में शुरू होगी, वो हम पढ़ेंगे। गौर करें, लेक्चर को समझने की कोशिश करें और समझें, दिमाग खोल कर पढ़ें। सीरियस हैं तो कमेंट करते जाएं। Which of the following practices did Balban introduce to show the Sultan superiority? मतलब कि बलबन ने ये पॉलिसी बनाई थी, ये प्रैक्टिस करी थी कि जो भी उसकी दरबार में अंदर आएगा वो इस बादशाह को सजदा करेगा और उसके पाँव पर किस करेगा। तो ये इसने अपने तरफ से एक प्रैक्टिस ही बनाई थी ताकि ये अपने आप को सुपीरियर समझ सके। आगे चलते हैं, ये आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं टेस्ट में। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, बलबन वाज द नाइब ममलूकत। अब बलबन कौन सी डायनास्टी का बादशाह है? स्लेव ममलूक डायनास्टी का। तो ये नाइब ममलूकत किसके लिए इसको कहा जाता था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के दौर में हुकूमत ये संभाल रहा था, इसके लिए नायब ममलूकत इसको कहा जाता है। असली हुकूमत ये चला रहा था, ये तो सिर्फ आगे बादशाह बैठा था। ये आपने हम कल डिस्कस कर चुके हैं। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, द ब्लड एंड आयरन, खून और लोहे की पॉलिसी वाज मेनली यूज्ड अगेंस्ट मंगोल और रेबल्स के खिलाफ। इन्होंने बलबन ने ये पॉलिसी बनाई थी कि मारूंगा या मरूंगा, तो ब्लड और आयरन की। तो मंगोल इसके दुश्मन थे, इसकी सल्तनत को गिराना चाहते थे और जो भी हुकूमत के खिलाफ बगावत करता, रेबल बनता, उसके खिलाफ इसने ये पॉलिसी बनाई थी जंग के लिए। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है पाकिस्तान हिस्ट्री का, बलबन अपॉइंटेड ब्राइट्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, हु वर दे, वो कौन थे? ये स्पाइसेस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बनाए थे, अपॉइंट किए थे, भर्ती किए थे अपनी सल्तनत में। स्पाइसेस मतलब कि जासूस, जो कि इनके खिलाफ साजिश करता, बादशाह को ये सब कुछ स्पाइसेस बताते। और इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जो कि इनकी सारी हुकूमत को संभालते और इनके साथ काम करते, ठीक है, अपनी सल्तनत को सुल्तान को खबर देते। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच ईयर डिड बलबन डाइड। बलबन की डेथ कब होती है? 1287 को इसकी डेथ होती है। देखो ये 1266 से शुरू हुआ था, नसीरुद्दीन यहाँ पर ख़त्म हुआ था। कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ख़त्म होता है। 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है, बलबन सन हु डाइड फाइटिंग मंगोल्स वाज ग्रेट शॉक हिम वाज प्रिंस मोहम्मद। अब प्रिंस मोहम्मद बलबन का बेटा था जो कि मंगोलों के साथ फाइट करते करते मर गया, शहीद हो गया था। इसके लिए ये बलबन बहुत शॉकिंग हो गया था। 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड द बलबन एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब सुल्तान बलबन के बाद सक्सीडेड कौन होता है, तख्त पर कौन बैठता है दिल्ली सल्तनत के? केकूबाद। और ये बलबन का पोता था केकूबाद, ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे थोड़ा।
50 नंबर पर वो लास्ट MCQ आता है पाकिस्तानी हिस्ट्री का। उसके बाद हम इस्लामिक स्टडी की तरफ हम कौन से रसूल तक पहुँचे थे वो पढ़ते हैं। बलबन टॉम्ब मज़ार इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? बलबन की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में मेहरवाली में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों सीरियस होकर लेक्चर देखो और नोट डाउन करते जाओ। अभी हम पहुंचे हैं, कहाँ पर पहुंचे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। जो मिस्टेक मैंने की थी वो मैंने आपको कल बताई थी, बोले उसको ठीक कर देना। हम 6 MCQs कल इसके डिस्कस कर चुके थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, और बाकी जो भी बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हैं, आज इसको कंप्लीट करते हैं। 7th नंबर पर MCQ आता है एंजल्स विजिटेड हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि हर नबी पर कोई ना कोई फरिश्ता, कोई ना कोई सफ़िया, कोई ना कोई कुरान बुक नाज़िल हुई थी। लेकिन इसके पास अ ब्यूटीफुल यंग मैन आता था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगाम देता था जो उसको अल्लाह पाक कहना चाहता था। 8 नंबर पर MCQ आता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मेंशन इन द कुरान अप्रॉक्सीमेटली 27 मरतबा कुरान पाक में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। 9 नंबर पर MCQ आता है लूत अलैहिस्सलाम बिलोंग टू विच फैमिली लाइन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। आगे चलते हैं। 10th नंबर पर MCQ आता है द सिटीज़ एसोसिएट विथ लूत अलैहिस्सलाम आर नियर डेड सी रीजन। डेड सी जो आज का मौजूद है, वहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी। यहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आए थे और उनको समझाया था, लेकिन उन्होंने ईमान ना लाया है, फिर वो गर्क और तबाह हो गए। 11th नंबर पर MCQ आता है लूत अलैहिस्सलाम वाज सेव्ड अलॉन्ग विथ, जो कि अल्लाह ताला पर ईमान लेके आए, जो कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात जिन्होंने मानी वो इस अज़ाब से बच गए, पर इसकी वाइफ ने उसको इनकार किया। इसके लिए अल्लाह ताला ने उसको उस अज़ाब में, जो कि अर्थक्वेक और पत्थरों की बारिश हुई थी, वो उसमें तबाह और गर्क हो गई। 12th नंबर पर MCQ आता है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम डाइड। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम डिड नॉट रिसीव, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास कोई भी बुक नाज़िल नहीं हुई थी। हर नबी के 4 बुक नाज़िल हुए हैं, आपको पता है, तौरात, इंजील, ज़बूर। तो इसके पास कोई भी बुक नाज़िल नहीं हुई थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो लूत अलैहिस्सलाम को हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम नेक्स्ट 25 पैगंबर जिनका कुरान पाक में जिक्र है उनको भी पढ़ेंगे, तो कल उनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs देखेंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों साइंस या मैजिक, हम साइंस में मर्क्यूरी को पढ़ रहे थे। सबसे पहले सूरज को डिस्कस कर लिया, सूरज के बाद मर्क्यूरी आता है, जो कि CSS MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs हैं, इन प्लानेट से पूछे जाते हैं। 6 नंबर पर MCQ आता है विच प्लानेट इज नोन एज अ स्विफ्ट प्लानेट? स्विफ्ट प्लानेट जिसको कहा जाता है ड्यू टू इज हाई ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि ये सूरज के गोल बहुत तेज़ी से घूमता है, इसके लिए इसको स्विफ्ट प्लानेट भी कहा जाता है, मर्क्यूरी। ठीक है, ये याद रखना, आपका आ सकता है सवाल, स्विफ्ट प्लानेट कौन सा है, आप मर्क्यूरी पर टिक करना। 7th नंबर पर MCQ आता है मर्क्यूरी सरफेस इज कवर्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ द बॉल शेप्ड डिप्रेशंस कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है? जो कि बड़े बड़े खड्डे मर्क्यूरी के सरफेस पर बने हुए हैं, इसको क्रेटर्स कहा जाता है। कि दिस गिव इट अ सरफेस अपीयर वेरी सिमिलर टू अवर मून। चांद के और मर्क्यूरी के जो खड्डे हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं वो सेम एक जैसे लगते हैं। ठीक है, इसको क्रेटर्स कहा जाता है, जो खड्डे मौजूद हैं मार्स पर, चांद पर। 8 नंबर पर MCQ आता है which planet experiences the most extreme temperature fluctuations, स्कोरिंग डे, फ्रीजिंग नाइट। अब देखो ये बताया गया है इस MCQ में कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कि कभी गर्मी कभी सर्दी। वो कैसे होती है? स्क्रॉचिंग डे, डे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, नाइट को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इस तरह से है। मर्क्यूरी ड्यू टू इट्स लेक ऑफ थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, जल्दी हीट पकड़ लेता है और जल्दी हीट को ख़त्म कर लेता है। इसका पतला सा एटमॉस्फेयर है, इसके लिए। 9th नंबर पर MCQ आता है
The thin atmosphere of Mercury is technically referred to as an एक्सोस्फीयर। हमारी धरती के 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 ऐसे आसमान पर, वो हम अर्थ के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो एक्सोस्फीयर जो लेयर है वो मर्क्यूरी की भी लेयर है, ठीक है। 10 नंबर पर मुश्किल आता है, डिस्पाइट बीइंग क्लोजेस्ट टू द सन। ये सन के क्लोज है, फिर भी ये वीनस सन से दूर है, मर्क्यूरी वीनस के करीब है, फिर भी वीनस इससे ज़्यादा गर्म क्यों है? ये ड्यू टू डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि मर्क्यूरी में ग्रीन हाउस इफेक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, इसके लिए गर्मी और गर्म सबसे ज़्यादा वीनस है, लेकिन सूरज के करीब मर्क्यूरी है, फिर भी गर्मी वीनस पर है। और ग्लोबल वार्मिंग जो हम पढ़ते हैं वो धरती पर हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, सोलर सिस्टम, ये वो, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी डिस्कस करेंगे। तो 11th नंबर पर मुश्किल आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासा स्पेसक्राफ्ट डेट ऑर्बिटेड मर्क्यूरी 11 to 15। अब 2011 से लेकर 2015 तक नासा का जो एक एयरक्राफ्ट था, उसका नाम क्या था, जो कि मर्क्यूरी की गोल घूमता रहता था, उसको ऑर्बिट करता रहता था। 11 से लेकर 15 तक मर्क्यूरी की गोल वो चक्कर लगाता रहा, उसको कहा गया मैसेंजर, उसका नाम था मैसेंजर। 12th नंबर पर मुश्किल आता है, मर्क्यूरी इज द क्लासिफाइड एज एन प्लैनेट। मर्क्यूरी को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है? मर्क्यूरी को टेरेस्ट्रियल रॉक्स कहा जाता है। ये पत्थर का गोला है, पत्थरों का बना हुआ है, इसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। एमसीक्यू से याद रखना, ये आ सकते हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में, यही पूछे जाते हैं। 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मेटल इज नेम्ड आफ्टर दिस प्लैनेट आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मर्क्यूरी को। फोर्टी नंबर पर एमसीक्यू आता है, मर्क्यूरी रोटेट्स वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इस तरह से, जो पेन है ये, और यहाँ पर मर्क्यूरी है ऐसे घूम रहा है अपने आप में। जब गोल घूमता है एक ही जगह पर, उसको रोटेट कहते हैं। रिवॉल्यूशन होता है सूरज के गोल, या ऑर्बिट होता है सूरज के गोल, गिर्द चक्कर लगाता है, तो एक्सिस पर ये घूमता है। तो 1 सोलर डे नाइट सर्कल होती है। ये जब ऐसे सर्कल पर घूमता है तो डे नाइट होती है। ऑन द मर्क्यूरी इक्वल अबाउट अर्थ डेज, जिससे कि धरती पर होती है। 50 नंबर पर एमसीक्यू तो लास्ट आता है, व्हाट इज द कोर ऑफ मर्क्यूरी मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब देखो मर्क्यूरी किस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर कोर में क्या चीज़ें मौजूद है, क्या है? इसके अंदर आयरन है, इट्स आयरन कोर है, इसके अंदर लोहा है। ऑक्यूपाइड अबाउट 55%, ठीक है, ऑफ प्लैनेट टोटल वॉल्यूम। इसका जो वजन है वो इसके लोहे की वजह से है मौजूद है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड और अल्लाह हाफिज़।